आइए अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं कॉटलर के चैप्टर नंबर 2 पर, जो एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में है। इसमें वो कंपनी की स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करता है, इसमें वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी ब्रीफली बात करता है। और ये सारी चीज़ें वो इस तरीके से बयान कर रहा है कि कस्टमर्स के साथ जब रिलेशनशिप बनाना होता है तो कैसे बनाना होता है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट between the organizational goals and capabilities एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब स्ट्रेटजी की जब भी कोई बात होती है आपके सामने, तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि स्ट्रेटजी बनाने वाले कौन लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या वो मेरी और आपकी तरह के लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, या वो CMOs होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, या GMs होते हैं कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं और वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो ये देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कौन कौन सी अवेलेबल है और उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करना है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसकी बेसिस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी बनाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी डिसाइड करते हैं और एक फ़िट रखते हैं बिटवीन उनके अपने गोल्स और कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन ईज़िली सक्सेसफुल हो सके और अपना काम बखूबी अंजाम दे सके। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर के अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट गई है, और आई पर्सनली लाइक दिस पिक्चर अ लॉट। आप इसमें अगर देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी कैसे बनती है उसके बारे में बात की गई है। यानी कंपनी मिशन डिफ़ाइन किया गया है, उसके साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, जो एक मार्केटिंग वाले का काम नहीं है। और फिर बिज़नेस पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। बिज़नेस पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो ऑफ़र होंगी, और फिर उसको बनाया जाता है। ये सारे का सारा काम कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा होता है, जो CEOs बैठ के डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन एज ए मार्केटर अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे तो फिर काम तो है नहीं कोई करने वाला। हैव अ लुक एट दिस रेड पिक्चर। ये है आपका काम एज ए मार्केटर, कि जिसके अंदर आपने फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनानी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनानी है, कि जिसका ताल्लुक मार्केट से है और उसका ताल्लुक डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ है और उनको सेटिस्फाई करने के साथ है। आप ये काम कर रहे होंगे और कॉर्पोरेट लेवल पे CEOs दूसरा काम कर रहे होंगे। अब यहाँ अगर आप क्विकली देखें तो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में मेनली फ़र्क क्या है। ये इंटर रिलेटेड है बाय द वे आपस में। अब बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बनाने हैं, इन्वेस्ट इन रिसर्च करना है, इम्प्रूव प्रॉफिट्स करने हैं एज ए होल एक बिज़नेस के अंदर, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपके फिर क्या होंगे जो आप उन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रख के चलेंगे। सबसे पहले आपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है, यानी एक मार्केट के अंदर आपका शेयर कितना है। सैमसंग कितना शेयर रखता है पाकिस्तान की मार्केट में और एप्पल कितना शेयर रखता है, उसको आपने देखना है। सेकेंडली आपने लोकल पार्टनरशिप्स कैसे बनानी है, यानी कि अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हैरानगी की बात है कि एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता, लेकिन सैमसंग करता है। और सैमसंग ने यहाँ अपनी लोकल पार्टनरशिप्स कस्टमर्स के साथ भी बनाई हुई हैं, डिफरेंट वारंटी जो देने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ भी बनाई हुई हैं, और उनके साथ वो मिलजुल के चल रहा होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन किया हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर कस्टमर्स उनकी प्रोडक्ट्स बड़े आराम से बाय भी करते हैं और वो दे आर कम्फर्टेबल विद इट ऑल्सो। जबकि एप्पल ऑन दी अदर हैंड उसके ऐसी बात है अलग मसले हैं, मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया, क्या वो अनलॉक्ड है नहीं है, क्या PTA अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो लोकल पार्टनरशिप और मार्केट शेयर का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में, और ये डायरेक्टली बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है कि जो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करता है। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रमोशन। तो इंक्रीज प्रमोशन का अगेन ताल्लुक कस्टमर रिलेशनशिप के साथ है, क्योंकि जब प्रमोशन आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो आपकी एक प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड कर रही होती है, जो ऑफ कोर्स इन द एंड ऑफ द डे आपके प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज़ करती है। अब जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट्स मेक अप द कंपनी। अब इसमें भी मार्केटिंग वाले का रोल तो मौजूद है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन एट टाइम्स मार्केटिंग वाला स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से नहीं पूछती कि हमने प्रोडक्ट को क्या ऑफ़र करना है। वो कहती है भाईजान ये हमने प्रोडक्ट बनाई है और ये हमारा बिज़नेस है, इसको पकड़ें और इसको पकड़ के जाके बाहर बेचें, इसको एडवर्टाइज़ करें, बाहर वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाएं, और रिलेशनशिप बनाने के बाद इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर मार्केट में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ एक पोर्टफोलियो एनालिसिस नाम की भी चीज़ होती है, यानी कि बिज़नेस पोर्टफोलियो तो वो प्रोडक्ट्स हो गए और बिजनेस हो गए कि जो एक कंपनी ऑफ़र करती है, लेकिन पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है स्ट्रेटजिक प्लानिंग में,
वेयर बाय मैनेजमेंट evaluates द प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी। अब इस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर कंपनी बेसिकली करती ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी ऑफ़र कर रही है उनका जायज़ा लेती है। जायज़े से मुराद है एनालिसिस। और वो ये देखती है कि क्या जो हम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और गोल्स हैं उस पे वो जो है वो पूरा उतरती हैं, और अगर वो पूरा नहीं उतरती तो उसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस तकरीबन हर कंपनी करती है, वो छोटी हो या बड़ी हो। हाँ, आप ये ज़रूर देखेंगे कि हो सकता है जब आप अपना बैचलर्स या अगर आप ये मास्टर्स में कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो करके निकलें, तो आपको जिस कंपनी में जॉब मिली है वो इतनी छोटी है कि उनको ना बिज़नेस पोर्टफोलियो का पता है और ना पोर्टफोलियो एनालिसिस का पता है। तो आपने घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपने उस कंपनी को बताना है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या चीज़ है और इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। आप जब पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लेते हैं तो आप एवेलुएट करते हैं अपनी उन प्रोडक्ट्स को कि जो या तो विनर होती हैं या लूज़र्स होती हैं। और विनर और लूज़र किस चीज़ की बेसिस के ऊपर दिखाया जाता है, बनाया जाता है? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब एसबीयू का एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले आई एम प्रीटी श्योर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कोर्स में। एसबीयू इज़ एक्चुअली स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इट इज़ a unit of the company that has a separate mission and objectives that can be planned separately from other companies' business. ये कंपनी डिवीज़न भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं। कंपनी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी को नाम की जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं, डिफरेंट कंपनीज आती हैं। प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीज़न भी हो सकता है कि पेप्सी लेज़ भी बनाता है, पेप्सी भी बनाता है, पेप्सी जो है वो मरिंडा भी बनाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी बना रहा है या नहीं बना रहा, लेकिन 7 अप जो है वो तो बनाता है और वो ऑफ़र भी करता है। तो वो प्रोडक्ट लाइन भी हो सकती है। और ये 7 अप और पेप्सी दो चूँकि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, उनके डिवीजन्स भी डिफरेंट हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिफरेंट बना सकते हैं एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए, या सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड, जैसा मैंने अभी पेप्सी की और 7 अप की एग्जांपल दी। इसी तरीके से अच्छा, प्रोडक्ट लाइन और सिंगल प्रोडक्ट ब्रांड में फ़र्क ये है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लाइन की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि शरबत या मशरूब की जो लाइन है उसकी एक डिवीज़न है, जिसमें पेप्सी है, गैटोरेड आई थिंक पेप्सी का ब्रांड है, इसी तरीके से 7 अप है, वो एक डिवीज़न मिलके बनता है। या वो खाली एक प्रोडक्ट भी हो सकती है कि लेज़ के जो चिप्स हैं उनकी एक डिवीज़न हमने बनानी है या उनका एक ब्रांड बनाना है और प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिवीजन्स पाई जाती हैं? माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज़ बनाता है जैसे हमें पता है, लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट ने ओवर द टाइम कुछ कंपनीज ख़रीदी कि उनको बेस करके उनके अंदर डिवीजन्स बनाई? अब बेसिकली जो एसबीयू है या आइडेंटिफाइंग जो करंट बिजनेस पोर्टफोलियो वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई की बिजनेसेस करते हैं, एसबीयू को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक बिज़नेस को बनाते हैं। फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप भी है, तो वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं फेसबुक कंपनी के। आप फिर अट्रैक्टिवनेस देखते हैं डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स की कि व्हाट्सएप इस टाइम कितना अट्रैक्टिव है, फेसबुक इस टाइम कितना अट्रैक्टिव है, इंस्टाग्राम कितना अट्रैक्टिव है। अगर आपको याद हो तो पहले फेसबुक बहुत अट्रैक्टिव था, फिर एकदम इंस्टाग्राम हुआ और फिर एट द एंड ऑफ द डे आजकल व्हाट्सएप का दौर है। और फिर आप डिसाइड करते हैं कि हर जो यूनिट है उसको आपने सपोर्ट कितना करना है। अगर इस टाइम व्हाट्सएप का दौर है और फ्यूचर के अंदर आप समझते हैं, आपकी कंपनी समझती है कि भाई हमें तो ऐसे लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो व्हाट्सएप का दौर है वो मज़ीद बढ़ेगा और हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है और वो डिज़र्व भी ज़्यादा पैसे करते हैं, तो देन यू एक्चुअली हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन व्हाट्सएप। लेकिन क्या इसका मतलब है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या इसका मतलब है कि उनको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पैसे लगाने छोड़ देने चाहिए? आंसर में दिस क्वेश्चन, थोड़ी देर सोचें और मुझे आंसर दें। अगर तो आप ये कहते हैं कि उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पैसे लगाने छोड़ देने चाहिए तो वो भी गलत है, क्योंकि फेसबुक वाज देयर कोर प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च की। इसी वजह से अगर आप देखें तो फेसबुक का जो इंटरफेस है वो उन्होंने रिसेंटली चेंज किया। हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि वो अच्छा या बुरा है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली चेंज किया है। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक को भी एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं। और आप नेक्स्ट देखेंगे कि वो व्हाट्सएप को और फेसबुक को और इंस्टाग्राम सबको कलेक्ट कर लेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद एनहांस करेंगे। अब प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से एक चीज़ है जो बड़ी यूज़ होती है मार्केटिंग के अंदर। वो क्या है, आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र मारें डेफिनेशन को। इट्स एक्चुअली अ टूल
फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। अब इन तमाम चारों चीज़ों का मतलब क्या है, और ये आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए मार्केट ये, कि एक मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड या प्रोडक्ट ग्रिड भी इसको कभी कभार कह देते हैं, वो एक ऐसा टूल है जिसमें ये चार चीज़ें होती हैं। वो उसका मतलब क्या है, अब इस पिक्चर को गौर से देखें। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास दो टाइप की मार्केट्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। यानी कि वो मार्केट जो पहले पाई जाती हैं, और न्यू मार्केट वो है कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरीके से टॉप पे है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट्स। अब अगर आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और आपकी प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन दैट मार्केट? यू विल यूज़ द मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये आपने याद रखना है कि उधर आपने पेनिट्रेट करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट करती है और प्रोडक्ट्स भी वो वाली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, अगर मार्केट न्यू है लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, जिस तरह सैमसंग जब पाकिस्तान आया तो मार्केट उस सैमसंग के लिए न्यू थी, कोरियन कंपनी है ना, लेकिन प्रोडक्ट उससे सिमिलर एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान की मार्केट में, मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट करते थे। तो आप मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। समझ लगी थोड़ी सी आपको कि नई कंपनी नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मार्केट नहीं है, तो मार्केट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट भी नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी एक ही मार्केट में यूएस में सैमसंग ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो पहले कभी किसी ने लॉन्च नहीं किया, वो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लॉन्च करेंगे। और अगर नई मार्केट है और प्रोडक्ट भी नया है तो फिर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन की डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ ग्रोथ स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट मार्केट सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट, ये देखें दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केट, और उसके अंदर जब आपने लॉन्च करना है मार्केट पेनिट्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जब आपने लॉन्च करना है, क्योंकि आपने उसकी सेल्स बढ़ानी है, तो आपने प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे, चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सेल्स बढ़ाने के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाते हैं कि उसको पेनिट्रेट करते हैं मार्केट के अंदर, मज़ीद मार्केट को कंघाल के देखते हैं कि उसको में कैसे हमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। मार्केट डेवलपमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट आइडेंटिफाइज एंड ग्रोथ एंड डेवलप्स न्यू मार्केट सेगमेंट्स फॉर करंट प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट में आपने एक न्यू मार्केट में आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अगर ये एग्जांपल आप देखें क्रॉक्स की, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इन्होंने जब शुरू किया था, इन्होंने मेन स्लीपर से शुरू किया था। अब आप देख लें कि अब वो वुमेन को भी स्लीपर्स को भी बेचते हैं, बच्चों के स्लीपर्स भी बेचते हैं, फिर एंटरटेनमेंट का भी एक सेक्शन है, इधर आपको नज़र आएगा, वो भी है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। उनके फॉर्मल शूज़ भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो मार्केट है उसको डेवलप किया और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया, और वो स्ट्रेटजी जो यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि उन्होंने न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर किया। अच्छा, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट existing market, new product that offers new or modified product to existing market segments. Again, अमेरिका में सैमसंग एग्जिस्ट करती है, ये पाकिस्तान में भी अब तो एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अब अगर प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सबसे जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ एक टफ़ किस्म का एक क्वेश्चन मार्क होता है कंपनी के लिए, वो फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद फिर स्ट्रेटजी आती है डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी थ्रू स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। उसमें आप कभी कभार अपनी जो कंपनी उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप कंपनी की जो करंट प्रोडक्ट्स और मार्केट्स हैं उससे हट के बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं। कौन सी कंपनी ज़हन में आती है? माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्विकली इधर कि ऑल द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड एक्सेप्ट मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, यूनिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपके ख्याल में इन चारों में से कौन सा ऐसी है कि जो मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड में नहीं पाया जाता? मेरे ख्याल में वो यूनिफिकेशन है, क्योंकि यूनिफिकेशन नहीं है, वो डाइवर्सिफिकेशन उसको कहते हैं। अब कस्टमर रिलेशनशिप, जी हमारा गोल है एज ए मार्केटर, हमने जब मार्केटिंग हम बात करते हैं तो हमने कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का। अब वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ द कंपनी सप्लायर्स, कंपनी भी ऑफ कोर्स उसमें आती है, लेकिन उसमें सप्लायर्स भी आते हैं
उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, उसमें कस्टमर्स भी आते हैं जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके उस पूरे सिस्टम को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। दोबारा गौर से इस डेफिनेशन को पढ़ें अपने तौर के ऊपर कि पूरा जो एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारा गोल है कि हमने कस्टमर रिलेशनशिप को बढ़ाना है, उसमें वो तमाम लोग के जो वैल्यू को डिलीवर करने के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो सब मिल के आते हैं और मिल के अपना अपना रोल प्ले करते हैं ताकि जो कस्टमर एंड कस्टमर है जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, उसको प्रोडक्ट भी अच्छी मिले और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो उसका रिलेशनशिप भी उसका रिलेशनशिप कंपनी के साथ मज़ीद इन्हांस हो जाए। अब आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन चले मैं आपको parkwheels.com की एग्जांपल देता हूँ और ये जो इंडियन हमारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो parkwheels.com ज़रा वेबसाइट विज़िट करें। जब आप वहाँ से गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो आप खाली गाड़ी नहीं ख़रीद रहे, वो आपको कहते हैं अच्छा जी हम आपको 2000 या 3000 रुपये लेके आप घर पे बैठे हम आपकी गाड़ी को चेक कर देते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड होता है। अब उस कंपनी ने आपको एक एडिशनल वैल्यू दे दी कि गाड़ी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हम आपको वो गाड़ी चेक करके बता देंगे कि उस गाड़ी की कंडीशन क्या है। इसके साथ वो एक और चीज़ ऑफ़र करते हैं कि अब हम टोयोटा की आप गाड़ी ले रहे हैं तो टोयोटा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब वो स्पेयर पार्ट्स ज़ाहिर सी बात है पार्कव्हील्स तो नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा, वो स्पेयर पार्ट्स को पीछे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है जिसने पार्कव्हील के साथ आपस में एक कोलैबोरेशन बनाया हुआ है कि जब भी कोई कस्टमर टोयोटा की गाड़ी ख़रीदे तो हमारी एड्स उनको दिखाएं कि ये स्पेयर पार्ट्स हम आपको सस्ती कीमत में पार्कव्हील्स के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करेंगे। तो उससे भी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है और उससे भी आप ये देख रहे होते हैं कि पूरे का पूरा नेटवर्क आया और नेटवर्क ने मिलकर कस्टमर रिलेशनशिप को बनाया। अब आप मिडल में देखें, ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स है ये अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे अब कोर्स में चलेगा। इसमें आप कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो आगे हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे और इंटेंडेड पोजीशनिंग बनाते हैं। टारगेट कस्टमर का मतलब है कि किन कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट बेचनी है और इंटेंडेड पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट का इमेज क्या है और प्रोडक्ट इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में आगे जाके। इसी तरीके से प्राइस के अंदर आप लिस्ट प्राइस बताते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, पेमेंट पीरियड होता है, क्रेडिट टर्म्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में आती हैं। ये भी हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सनल सेलिंग आ जाती है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस है, फिर डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल चल रही है जैसे टिकटॉक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वो तमाम चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। प्लेस बेसिकली एग्जिस्ट, प्लेस को हम वो कहते हैं कि लॉजिस्टिकली आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, वो चैनल्स क्या हैं कि वो एक सुपर मार्केट में अवेलेबल होगी या एक खोखे पे अवेलेबल होगी, उसको ये भी हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो आप मार्केटिंग एफर्ट कर रहे होते हैं सबसे पहले तो आप एनालिसिस करते हैं ऑफ कोर्स मार्केट का, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो बेस्ड ऑन दैट आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है और स्ट्रेटेजिक प्लान की बेस पे मार्केटिंग प्लान क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लान कौन दे रहा होता है आपको, मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले। स्ट्रेटेजिक प्लान सीईओ दे रहा होता है, मार्केटिंग प्लान आपने खुद बनाना होता है। वो आपको ये बताता है कि मेरी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी बेस पे हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर आपने करनी है, उन मार्केटिंग प्लान्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। आपने ये देखना है कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने एक बिल बोर्ड लगाना है और बिल बोर्ड जो है वो कहाँ लगाना है, कब से कब तक लगाना है, 1 महीने के लिए लगेगा या 2 महीनों के लिए लगेगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल का, जिसमें आप रिज़ल्ट को मेजर करते हैं, उन रिज़ल्ट को एवेलुएट करते हैं और उनकी बेस के ऊपर आप करेक्टिव एक्शन कर रहे होते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा था, इसकी बेस पे ये रिज़ल्ट आए और ये हमने उसकी एवेलुएशन की है। और इस एवेलुएशन के बाद हमारा ख्याल है कि जो हमारा प्लान बी था कि अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो हमने फिर ये काम करना है और अगेन यू गो बैक टू द डेवलपिंग मार्केटिंग प्लान स्टेज और उसकी बेस के ऊपर आप वो उसको चेंज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आया है और इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस का। ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होता है। स्वॉट एनालिसिस जो है इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल होती हैं। ये आपने जब मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं तो आपने इंटरनली देखना होता है कि एक कंपनी की इंटरनली ताकत क्या है, यानी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और एक कंपनी की वीकनेसेस क्या है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ आती है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो आपको बड़े आराम से कभी कभार मिल जाती हैं क्योंकि आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं।
अब एक्सटर्नली जब आप बात करते हैं, और स्ट्रेंथ्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव हैं, वीकनेसेस नेगेटिव कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप एक्सटर्नली चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को लेके चल रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, यानी कि ये वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि जिनका फ़ायदा एक कंपनी उठा सकती है। उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनी जिस जगह पर ऑपरेट कर रही है उधर टेक्नोलॉजी कैसी है। लेकिन थ्रेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वो नेगेटिव तो हैं लेकिन एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने अपॉर्चुनिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक अच्छे मार्केटर की तरह स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करना है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का भी एनालिसिस करना है, तो ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में जब हमने ग्रो करना है तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ये हैं और थ्रेट्स हमारे लिए हैं। और ये सब का सब मिल के स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, यानी SWOT, जो आपके मार्केटिंग प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मार्केटिंग प्लान जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले आप एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं, फिर मार्केटिंग सिचुएशन होती है उसके अंदर, फिर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जगह मैं आपको कहूँगा कि आप स्वॉट एनालिसिस करें। ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज़ होते हैं, यानी कि आपने जब थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ देख ली, स्वॉट एनालिसिस बना लिया, फिर आप बताते हैं कि यार मेरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और मेरे मार्केटिंग इश्यूज़ ये हैं जिसकी वजह से मैं ये मार्केटिंग प्लान बना रहा हूँ। फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बेस पे एक्शन प्रोग्राम्स होता है। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा, फिर एक्शन प्रोग्राम में आपने बनाया कि मैं 30 दिनों की फेसबुक मार्केटिंग करूँगा और उन 30 दिनों में मैं हर 2 दिनों के बाद पोस्ट करूँगा और ये वो पोस्ट्स होंगी, वो एक्शन प्रोग्राम होता है। फिर बजट डिसाइड होते हैं और बजट के बाद कंट्रोल होता है। अभी कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है, अभी हम पढ़ के हटे थोड़ी देर पहले। बजट में तो आपने बता दिया ना कि इतने पैसे चाहिए जी हमें मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल में आप क्या काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल में आप वो एक्शन प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ें जो आपने डिसाइड की थी उनका जायज़ा ले रहे होते हैं, उनको एवेलुएट कर रहे होते हैं, और उनकी एवेलुएशन की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि क्या हमने जो डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव्स में वो पूरे हो गए हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक्शन प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी से, या हमें वापस जाने की ज़रूरत है। अब ज़रा क्वेश्चन का आंसर दें मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 एरियाज ऑफ स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ्स, आउटसोर्सिंग, वीकनेस एंड थ्रेट्स। लग तो सारे ठीक रहे हैं, SWOT। मेरे अंदाजे में आउटसोर्सिंग इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आउटसोर्सिंग की जगह अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द राइट आंसर। स्वॉट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एंड वीकनेस। अब ये जो पिक्चर है ये पूरे का पूरे मार्केटिंग जो आपकी प्लान है उसको एक्सप्लेन करती है। दरमियान में अगेन आपका ऑब्जेक्टिव एज ए मार्केटर क्या है, आपने रिलेशनशिप बनाना है और कस्टमर को वैल्यू देनी है। वो किस तरीके से आप देते हैं, आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफ्रेंशिएशन और पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट से आप शुरू करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, तो मेक श्योर यू लिसन टू द नेक्स्ट चैप्टर वेरी केयरफुली। फिर आप प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग याद है, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। प्राइसिंग है, प्लेस है और प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ हैं। और इसके बाद आता है फिर मार्केट प्लानिंग, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल एंड मार्केट एनालिसिस। ये पूरे की पूरी मार्केटिंग है आपकी, जिसके अंदर आप मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं। अब इस मार्केटिंग प्लान के बाहर जो है जब आप देखें तो आपके पास 4 मज़ीद फैक्टर्स हैं, जिसमें मार्केटिंग मिडिल मैन को हमेशा मिडिल मैन का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, इधर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज लिखा हुआ, ये वो लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे थे प्रोडक्ट बेचने के लिए। फिर कंपेटिटर्स हैं, यानी आपके कंपटीशन। फिर उसके बाद सप्लायर्स हैं और पब्लिक्स हैं। ये वो 4 फैक्टर्स हैं कि जो आपकी कंपनी को डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं और आपकी एफर्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके वैल्यू जो आप कस्टमर के साथ बनाने जा रहे हैं और आपका रिलेशनशिप जो आप कस्टमर के साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।